सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अपन डिज़ाइनिंग ऑफ कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैनाल एंड चैनल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कैनाल होता है वो ऑलवेज आर्टिफिशियल होता है, मतलब एज ए मैन मेड होता है, ठीक है। और जो चैनल होता है इट कैन बी मैन मेड और इट कैन बी नेचुरली। आई हैव ऑलरेडी गिवन आई एग्जाम्पल्स इन द लास्ट लेक्चर कि जो कैनल और चैनल के जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल है जो कि ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है ना। और कैनल का एग्जांपल क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कैनल का एग्जांपल होता है वो क्या होता है। तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ कैनल। तो जो चैनल का एग्जांपल था वो था इंग्लिश चैनल, और जो कैनल का एग्जांपल है दैट इज़ स्वीज़ कैनल, SUEZ कैनल। तो हमको अब पता लग गया कि चैनल और कैनल में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ कैनल्स की, ठीक है। तो इसके अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ कैनल्स, फर्स्ट इज़ अनलाइंड एंड सेकंड इज़ लाइन, ठीक है। व्हाट इज़ अनलाइंड कैनल, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो हियर आर टू टाइप्स ऑफ कैनल्स, फर्स्ट इज़ अनलाइंड कैनल एंड सेकंड इज़ लाइन कैनल्स। अब ये अनलाइंड कैनल के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज़ अलूवियल एंड सेकंड इज़ नॉन अलूवियल। अब ये अलूवियल कैनाल क्या होता है, नॉन अलूवियल कैनाल क्या होता है, तो वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने लिखा हुआ है कि जो अलूवियल कैनाल होता है वो प्रोसेस ऑफ इरोजन से ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आपको लिखा हुआ है आपके सामने, आई एम शोइंग, देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है मेरा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इरोजन इज़ ऑब्जर्व, ठीक है। तो अलूवियल कैनाल के अंदर जो प्रोसेस होता है वो इरोजन का ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और नॉन अलूवियल कैनाल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही ये एज ए स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। अब अलूवियल कैनाल्स क्या होता है, तो देखो नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है, देखते हैं इसके नीचे, देखिए अलूवियल कैनाल्स क्या होता है, द सॉइल विच, सबसे पहले हम बात करते हैं अलूवियल सॉइल की। तो ये आप पढ़ चुके हैं जियोटेक में, स्टिल आई एम टेलिंग यू हियर, द सॉइल विच इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर हमारी सॉइल को जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करता है और डिपॉजिट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो यहाँ पर मीडियम क्या हो गया, मीडियम इज़ वाटर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो हमारी सॉइल को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है वन प्लेस से अदर प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल, ठीक है। द कैनाल व्हेन एक्सकेवेटेड थ्रू सच सॉइल आर नोन एज अलूवियल कैनाल्स, ठीक है। और जब इस टाइप की सॉइल से हमारी कैनाल खोदी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलूवियल कैनाल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया मैंने कि जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, इरोजन का प्रोसेस यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा है वो है नॉन अलूवियल कैनाल्स, ठीक है। नॉन अलूवियल कैनाल्स जो कि अलूवियल नहीं है, तो ये कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन अलूवियल सॉइल की। द सॉइल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज़ नॉन एज नॉन अलूवियल सॉइल। तो इसका मतलब जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, तो उससे जो सॉइल निकलती है उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन अलूवियल सॉइल। इट हैज़ एन अनइवन टोपोग्राफी, और ये भी देखा गया है कि जो टोपोग्राफी होती है काफ़ी अनइवन होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। एंड हार्ड फाउंडेशंस आर जनरली अवेलेबल, और फाउंडेशंस होती है काफ़ी हार्ड होती हैं, नो डाउट, क्योंकि रॉक्स का इंटीग्रेशन हुआ है तो जो सॉइल आएगी वो काफ़ी हार्ड होगी। और जो कैनाल इस सॉइल के थ्रू पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन अलूवियल कैनाल्स बोलते हैं। ये हम ऊपर लिखा हुआ है। अब आ जाइए डिज़ाइन ऑफ अलूवियल कैनाल्स। हमारे जो सिलेबस में वो डिज़ाइनिंग है वो अलूवियल कैनाल्स का डिज़ाइनिंग है। तो देयर वर टू engineers, so you can say there were two scientists who had given their theories regarding the designing of alluvial canals. First was Kennedy and second was Lacey's. अब हम बात करते हैं कैनेडी थ्योरी के बारे में। सो हम यहाँ बात कर रहे थे अलूवियल कैनाल की डिज़ाइन की। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं कैनेडीज़ थ्योरी। तो कैनेडी कौन थे, तो आर.जी. कैनेडी का पूरा नाम था। आर.जी. कैनेडी वॉज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन पंजाब PWD। तो ये PWD के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया, तो उन्होंने स्टडी किया था अपर बरी डाब। अब ये अपर बरी डाब क्या चीज़ होती है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये अपर बरी डाब कैनाल में सबसे पहले हम बात करते हैं डाब की। डाब क्या होता है, डाब होता है दो नदियों के बीच का एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या, डाब, दैट इज़ नोन एज डाब। अब ये बरी कहाँ से आया, तो बरी के बारे में हम, बरी कहाँ से आया, तो दो नदियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं कि दो जो नदियाँ थी वो कौन कौन सी नदियाँ थी वहाँ पर। तो वहाँ दो नदियाँ थी, पहली थी रावी और दूसरी थी बीज। तो इन दोनों के वर्ड को मिलाकर बना
बरी। तो डाब मीन्स जो एरिया जो दो नदियों के बीच में पाया जाता है, और जो दोनों नदियाँ थी वो थी रवि और बीस। तो रवि से इन्होंने यूज़ किया आर एंड आई, और बरी से बीस से इन्होंने यूज़ किया बी एंड ए। तो क्या बन गया? बरी। तो बरी दाव समझ में आ गया। अब ये अपर वर्ड कब आया? तो अपर वर्ड ऐसे आया कि जब पहली बार जो कैनाल खोदी गई उसके लिए अपर यूज़ में लिया गया, और जब सेकंड टाइम कैनाल खोदी गई उसके लिए लोअर यूज़ में लिया गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट वाज बारी डाब, लेकिन जब सेकंड कैनाल खोदी गई तो उसके लिए अपर वर्ड यूज़ में लिया गया फर्स्ट कैनाल के लिए, और सेकंड कैनाल के लिए लोअर वर्ड यूज़ में लिया गया। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है, नीचे देखिए, इन पंजाब द लैंड बिटवीन द रिवर इज़ नोन एज डाब अकॉर्डिंग टू द रीजन बिटवीन रवि एंड बीस। यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, देखो, अकॉर्डिंग टू द रीजन बिटवीन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, ये देखो, ये लिख रहा हूँ, बिटवीन रवि, दो नदियाँ जो थी हमारे पास, एक तो रवि थी, रवि, और दूसरी जो थी वो थी बीस, रवि एंड BEAS, ये दो नदियाँ थी। इससे क्या बना? बरी डाब। तो अपर बरी डाब कैनाल विच ओरिजिनेट्स एट माधोपुर, तो ये कहाँ से आती है? माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट कैनाल टू बी डग, ये जो पहली कैनाल थी जो कि पंजाब में खोदी गई, यहाँ पे वर्ड आएगा डग, डग खोदना, डग फॉर इरीगेशन पर्पज। हाउ एवर एट दैट टाइम इट वॉज सिंपली नोन एज बारी डाब कैनाल। द प्रीफिक्स अपर एडेड ओनली व्हेन सेकंड कैनाल अपर नोन एज लोअर बरी डाब कैनाल वॉज डग। तो जब सेकंड कैनाल खोदी गई तो पहली कैनाल के लिए अपर लगा दिया गया और दूसरी कैनाल के लिए लोअर लगा दिया गया। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बारी डाब क्या है, अपर क्यों इसमें लिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट अगर आप आगे किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं अपन। आइए नीचे देखिए, फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट द सिल्ट सपोर्टिंग पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब इनको आप ध्यान से समझिएगा, अब 4-5 पॉइंट हैं। द सिल्ट सपोर्टिंग पावर इन चैनल क्रॉस सेक्शन इज मेनली डिपेंड अपॉन द जनरेशन ऑफ एडीज। एडीज मतलब टर्बुलेंस। तो आप पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है इस चैनल क्रॉस सेक्शन में, वो डिपेंड करती है किस पर? बेसिकली जो एडीज़ का जनरेशन होता है, एडीज़ मतलब टर्बुलेंस का जनरेशन होता है, उस पर डिपेंड करती है। अब ये जनरेट कहाँ से होती हैं? विच वर गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम द चैनल्स बेड, तो वो चैनल्स के बेड से जनरेट होती हैं ड्यू टू द फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है ये, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर विद चैनल्स बेड। इसका मतलब क्या बताया गया है यहाँ पर? इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। जो सिल्ट की सपोर्टिंग पावर है चैनल की क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है अपॉन द जनरेशन। अब वो यही बोला गया है कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर इज इन चैनल क्रॉस सेक्शन इज मेनली डिपेंड अपॉन द जनरेशन ऑफ एडीज, मतलब टर्बुलेंस पे। अब ये टर्बुलेंस कहाँ से पैदा होती है? ये चैनल्स के बेड से पैदा होती है। अब ये पैदा कैसे होती है? कि जब पानी का फ्लो होता है चैनल के बेड के ऊपर, तब वहाँ से ये पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि कैनेडी जी ने बोला था कि उनकी स्टडी ओनली बेड के लिए की गई थी, तो जो एडीज़ हैं वो ओनली बेड से जनरेट हो रही है, ठीक है। आगे आ जाइए, टू ब्रिंग इट डाउनवर्ड, ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू ब्रिंग इट डाउनवर्ड कीपिंग द सेडिमेंट प्रैक्टिकल इन सस्पेंशन। अब इस पे देखिए, टू ब्रिंग इट डाउनवर्ड कीपिंग द सेडिमेंट पार्टिकल इन सस्पेंशन, देयरफॉर if the velocity is sufficient to generate the eddies so as to keep the sediment just in suspension and thereby silting is avoided। अब इसमें क्या बोला गया कि जो अब हमको देखो एडीज जनरेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, इस टाइप की वेलोसिटी यहाँ पर जनरेट की जाती है जिससे कि जो हमारे सेडिमेंट है वो सस्पेंशन में होते हैं, जिससे कि सिल्टिंग क्या होती है, सिल्टिंग अवॉइड की जाती है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस, इस चीज़ के ऊपर कैनेडीज जी ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस कैनेडीज डिफाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो कैनेडी जी ने क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन किया जिसको उन्होंने वी नॉट से शो किया, जिसको किससे शो किया, जिसको उन्होंने वी नॉट से शो किया, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, वी नॉट से शो किया, आगे आ जाइए यहाँ पर। कैनेडी डिफाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी एज द मीन वेलोसिटी इन द चैनल विच विल जस्ट कीप द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग स्कोरिंग एंड एक्सप्रेस्ड इट एज फॉलोइंग। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, इस क्रिटिकल वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिससे ना तो यहाँ पे सिल्टिंग हो रहा है ना ही यहाँ पे स्कोरिंग हो रहा है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी क्या होती है, वी नॉट इज इक्वल टू C1 y टू पावर C2, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखिए
जो एडीज़ का जनरेशन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज़ को, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एडीज़ का जनरेशन हो रहा है, तो एडीज़ का जो जनरेशन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है एडीज़ का। एडीज़ कुछ ऐसे दिखाते हैं, देखो ये एडीज़ है मेरी, ये एडीज़ है, मतलब टर्बुलेंस जो है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सेडिमेंट्स हैं, जो मेरे सेडिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, उनका वेट नीचे लगेगा, ये डाउनवर्ड लगेगा हमको, ये इस डाउनवर्ड लगेगा जो वेट है। तो एडीज़ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और जो सेडिमेंट का वेट है वो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पार्टिकल्स है, जो हमारे सिल्ट है, वो कहाँ पे रहेगा, वो तैरता हुआ रहेगा, वो सस्पेंशन में रहेगा, ठीक है। तो इससे ना तो सिल्टिंग वहाँ पर पैदा होगी, ना ही स्कोरिंग पैदा होगी। वहीं पर लिखा हुआ है टू ब्रिंग इट डाउनवर्ड कीपिंग द सेडिमेंट पार्टिकल इन सस्पेंशन, देयरफॉर if the velocity is sufficient to generate the eddies so as to keep the sediment just in suspension and thereby silting is avoided। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो V0 इक्वल टू क्या हो गया, C1 y² C2। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, अब यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या होती है 0.55 एंड C2 इज़ नोन एज 0.64। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये C1 और C2 की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको पहले नहीं बताया, आपको भी बताने जा रहा हूँ, बट मैंने जब पढ़ाया था क्लास में तो आपको बताया था मैंने कि जो C1 और C2 की वैल्यू होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस हिज स्टडीज़ वर बेस्ड ऑन अ गिवन चैनल सिस्टम, देयरफॉर टू वैलिडेट द एक्सप्रेशन ऑफ V0 थ्रूआउट इंडिया ही इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट। अब ये जो उसने वेलोसिटी दिया था, ये वेलोसिटी ओनली पंजाब स्टेट के लिए पर्टिकुलर दिया हुआ था। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम यूनिवर्सली स्टडी करते हैं, यूनिवर्सली स्टडी करेंगे, इसलिए उन्होंने एक कांस्टेंट दिया जिससे कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये पूरे इंडिया के अंदर सेम रहे, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो। तो वही लिखा हुआ है नीचे, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एंड रिलेटिव इट, और ये होता क्या है, ये किससे रिलेट करता है, तो ये सिल्ट ग्रेड से रिलेट करता है, जो कि टाइप ऑफ सिल्ट एंड साइज ऑफ सिल्ट को शो करता है। एंड द मॉडिफाइड एक्सप्रेशन इज रिटन एज फॉलोइंग। तो वो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर देखते हैं, दैट इज़ V0 इज इक्वल टू MC1 y² C2। तो m क्या होता है इसके अंदर, m यहाँ पर हमारा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो है, ठीक है। इफ़ अ गिवन इरिगेशन चैनल, आगे देखिए, इफ़ अ गिवन इरिगेशन चैनल पासिंग थ्रू अलूवियल सॉइल is designed for the above critical velocity then it will not show the problems of silting and scoring। अगर कोई चैनल हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं और वो डिज़ाइन हम इस क्रिटिकल वेलोसिटी के रिगार्डिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो चैनल है ना तो वो सिल्टिंग शो करेगा, ना ही वो स्कोरिंग शो करेगा। और इस टाइप के चैनल को हम बोलते हैं क्या है, स्टेबल चैनल बोला जाएगा, या फिर इसको रिजाइम चैनल के नाम से बोला जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको रिजाइम चैनल भी बोला जाता है। आगे आ जाइए, अब देखो आपके सामने 3 डायग्राम शो हो रहे हैं। पहले डायग्राम में क्या दिखा रखा है, फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या है, V0, मतलब ये क्रिटिकल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ फ्लो हो रहा है, ना तो यहाँ सिल्टिंग हो रही है ना ही यहाँ पे स्कोरिंग हो रही है। सेकंड डायग्राम में क्या शो हो रहा है, सेकंड डायग्राम में ये शो हो रहा है, अगर मेरी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, नो डाउट हमको पता है अगर मेरी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, देखो समझाता हूँ उसको मैं यहाँ पर। तो मेरा पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ होगा, पानी का वो क्या होगा, काफ़ी तेज़ होगा। तो ये क्या करेगा, जिस मटेरियल से ये चैनल बना हुआ है उस मटेरियल को क्या करेगा, ये इरोड करेगा। जिस मटेरियल से ये चैनल बना हुआ है उसको क्या करेगा, ये इरोड करेगा, ठीक है। तो जैसे इरोड करेगा मतलब स्कोरिंग वाली प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, ठीक है। थर्ड डायग्राम के अंदर क्या दिखाया हुआ है, इसके अंदर जो वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। इसका मतलब जब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो रहा है, इसका मतलब जो मेरे सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। जैसे ही मेरे सेडिमेंट्स यहाँ बैठ जाएंगे तो मेरे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो गया, इसका मतलब क्या कम हो गया, एरिया कम हो गया। यहाँ पर मेरा क्या कम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम हो गया, इसका मतलब क्या कम हो गया, डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। तो तीन केसेस आपके सामने हैं। अगर मेरा जो चैनल है वो V0 से फ्लो हो रहा है तो ना तो सिल्टिंग होगी ना ही स्कोरिंग होगी। सेकंड क्या है, अगर मेरा जो चैनल की वेलोसिटी है वो V0 से ज़्यादा है तो वहाँ पर स्कोरिंग प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। और जब मेरा वेलोसिटी है वो V0 से कम है तो वहाँ पर क्या होगा, सिल्टिंग प्रॉब्लम दिखाई देगी, स्कोरिंग नहीं होगा लेकिन सिल्टिंग होगा। क्यों सिल्टिंग होगा, क्यों आप पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है डिज़ाइनिंग ऑफ अलुवियल कैनाल्स, मतलब डिज़ाइनिंग स्टेप्स है बेसिकली। तो आ जाइए नीचे, तो देखो डिज़ाइनिंग स्टेप्स इन कैनेडीज थ्योरी, ये क्या क्या होते हैं, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्टेप 1,
फॉर a given discharge assume a trial depth and to find the critical velocity as per following। तो उन कैनेडी भाई साहब ने ये दिया था v नॉट की वैल्यू m c1 y की पावर c2। द फर्स्ट ट्रायल डेप्थ कैन बी अज्यूम्ड एज पर गिवन डिस्चार्ज कॉल्ड एज वैल्यूड एज सजेस्टेड बाय कैनेडी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर डिस्चार्ज दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में एक ट्रायल डेप्थ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो उसके रेस्पेक्ट में टेबल दी हुई थी, तो टेबल आपको मैं बाद में बताऊँगा। बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, इससे थोड़ा टीडीएस मेथड है, थोड़ा टफ मेथड है, ठीक है। इस आपको वेलोसिटी पता लग गई है गिवन डिस्चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो आपको मैं टेबल शो ही कर देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये आपको टेबल शो हो रही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। देखो ये द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ट्रायल डेप्थ हैज़ टू बी अज्यूम्ड फॉर अ गिवन डिस्चार्ज एज पर फॉलोइंग टेबल। तो अगर जो मेरा डिस्चार्ज है वो 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो मेरा फर्स्ट ट्रायल डेप्थ आएगी 1 मीटर। अगर मेरी डिस्चार्ज 20 to 40 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो मेरी जो वैल्यू होगी फर्स्ट ट्रायल डेप्थ की दैट इज़ 2 मीटर। अगर मेरा डिस्चार्ज 40 to 80 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो जो मेरी वैल्यू आएगी ट्रायल डेप्थ की दैट विल बी 2.5 मीटर। और जो मेरा डिस्चार्ज अगर 80 to 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो मेरी वैल्यू आएगी 3 मीटर। और अगर मेरा डिस्चार्ज है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज़्यादा है तो मेरी वैल्यू आएगी उसकी 3.5 मीटर, ठीक है। तो अब हम ऊपर आते हैं वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, हम यहाँ पर वी नॉट निकाल चुके हैं। जैसे हमने वी नॉट निकाल लिया तो हमको पता है कि हमको डिस्चार्ज दे रखा है यहाँ पर हमारा, और हमको वी नॉट पता है। तो हमको पता है क्यू बराबर क्या होता है, एरिया टू वेलोसिटी। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। स्टिल आई एम टेलिंग यू हियर कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इज़ एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मुझे डिस्चार्ज पता है, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी पता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, ऐसे मैं एरिया फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे एरिया फाइंड कर लिया, एरिया विल बी क्यू अपॉन में वी नॉट। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो फॉर द गिवन डिस्चार्ज एंड द अबव कैलकुलेटेड वी नॉट कैलकुलेटेड एरिया रिवाइज्ड एज पर फॉलोइंग। तो एरिया निकालेंगे दैट विल बी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है, एरिया निकाल चुके हैं, वेलोसिटी आ चुकी है। आगे आते हैं हम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द चैनल बाय एज्यूमिंग इट टू बी ए ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर हमको ये मान के चलना है कि जो मेरा चैनल है वो एज ए ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन काम कर रहा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ क्या होता है। सपोज़ कीजिए ये मेरा चैनल है, ये मेरा क्या है, चैनल है, ट्रेपेजॉइडल चैनल, ठीक है। मुझे पता है, सपोज़ कीजिए एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपके सामने, पहले मैं इस ट्रायंगल से बिल्कुल क्लियर होगा। ये ट्रायंगल है मेरा, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज़ माई थीटा, ये मेरा थीटा हो गया। इसको मैं थीटा शो कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज माई थीटा। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वर्टिकल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो उसको पता है कि जो tan थीटा होता है, अगर मैं tan थीटा डिनोट करूँ यहाँ पर, tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू, जो वो होगा वो v अपॉन h के इक्वल होगा, वो वर्टिकल अपॉन में h के इक्वल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। और हमको इतना पता है कि tan थीटा की वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाए, अगर ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाए, अगर ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ये थीटा के इक्वल हो जाती है, हमको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो भाई साहब ने दिया था, इन्होंने बोला था, इन्होंने एक चीज़ बोली थी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि जो मैं लेके चलूँगा वो मैं कुछ इस टाइप से लेकर चलूँगा कि वो 1 वर्टिकल और हाफ हॉरिजॉन्टल होगा। देखो आपको डायग्राम में बताऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि डायमेंशन फाइंड करनी है मुझे, तो मैं जो क्रॉस सेक्शन लेके चलूँगा साइड स्लोप का वो लेके चलूँगा मैं 1/2 हॉरिजॉन्टल रेशो 1 वर्टिकल, हाफ हॉरिजॉन्टल रेशो 1 वर्टिकल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो डायग्राम में शो कर रहा हूँ मैं आपके सामने। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो अगर ये क्रॉस सेक्शन, ये मेरा चैनल है, ठीक है। और अगर मैं ये मेरा, ये देखो पहले रेक्टेंगल चैनल था, मान लो ये पहले क्या था, रेक्टेंगल चैनल था इस टाइप से ही, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, ये इसको मिला दिया, इसको कुछ मैंने इस टाइप से मिला दिया। तो अगर मेरा ये थीटा है, दिस इज़ माई थीटा, ये देखो मेरा थीटा है, ये पोर्शन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी अगर ये थीटा है, ये वाला पोर्शन क्या है, थीटा है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा वर्टिकल है, दिस इज़ माई वर्टिकल। और जो ये वाला पोर्शन है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब पहले ये चीज़ इतनी थी, पहले ये चीज़ क्या थी, इतनी थी, उसके बाद क्या किया, इसको इंक्लाइन कर दिया गया। कितना इंक्लाइन कर दिया गया, इतना, इतना मतलब आधा। तो 1 वर्टिकल हुआ, अगर 1 वर्टिकल है, अगर ये मान लो v है तो ये इसका आधा, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इतना सा पोर्शन जो बता रहा हूँ मैं, इसको डार्क कर रहा हूँ मैं, ये पोर्शन, या फिर इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ये क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो अगर ये 1 वर्टिकल है
तो क्या हो जाएगा, हाफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा, हाफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, या फिर इसका आधा हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा v/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा ये पोर्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे आइए, आगे समझते हैं इस चीज़ को हम क्या है। तो नीचे आ जाइए, जैसे मैंने इस डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, देखो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये डायग्राम आगे दिखा रखा है। लेकिन मेरा ये मेरा y है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा y/2 हो जाएगा, ठीक है। ये वहीं से आया है मेरा tan थीटा से। ओके, अब आगे आ जाइए, देखिए उसके बाद देखते हैं हम, ये निकाल लिया। जैसे ये निकाल लिया, अब हम हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालते हैं। हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमको बताइए क्या होता है, दैट इज़ r/AP। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ा होगा ये, दैट विल बी r/AP। तो P क्या होता है यहाँ पर, तो P होता है मेरा वेटेड पैरामीटर, ठीक है। और A क्या होता है मेरा यहाँ पर, A होता है मेरा क्रॉस सेक्शन, A क्या होता है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो R क्या हो जाएगा, मेरा हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो जाएगा। तो R विल बी A/P। तो हम पढ़ते गए रहे हैं। बस बच्चों को ये ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पर जो पैरामीटर लेते हैं वो हम वेटेड पैरामीटर लेते हैं, और जो हम एरिया लेते हैं वो भी हम क्या लेते हैं, वेटेड एरिया लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नीचे इसके एक बार। अब देखिए, यूजिंग द अबव वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट द एक्चुअल मीन वेलोसिटी बाय यूजिंग ईदर चैटिस इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन। तो जैसे हमको R पता लग जाएगा तो उसके बाद हम चैटिस इक्वेशन से या मैनिंग्स इक्वेशन से हमारी एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लेंगे। दैट विल बी v में mi बोलते हैं कुछ लोग, कई बुक्स में v/c में rs होता है, ठीक है। अंडर में rs होता है। r हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, s क्या मेरा स्लोप है। तो ये चैटिस इक्वेशन है, और ये मेरी कौन सी होगी, ये मेरी मैनिंग्स इक्वेशन होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ v ये मेरा चैटिस इक्वेशन था, ये मेरा मैनिंग्स इक्वेशन है। v=1/n r⁴ s⁴ दैट इज़ माई मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है। अब आगे आ जाइए एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के, कि जो C की यूनिट होती है, जो चैटिस कोफिशिएंट होता है C, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि C की यूनिट √मीटर/सेकंड होती है, और n क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। फिर R क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। अब ये जो C होता है, ये C कैसे निकालते हैं, तो कट्टर्स एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था अपना, कट्टर्स रगिसिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, C=1/n + 23 + 0.00155 s अपॉन 1 + 23 + 0.00155 s इंटू n अपॉन में √r। यहाँ पर n क्या है, कट्टर्स कोफिशिएंट है। अब स्टेप 6 क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्चुअल मीन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू कैलकुलेट अबव क्रिटिकल वेलोसिटी v0 इन स्टेप 1। मतलब जो हमने अभी जो वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू अगर जो हमने स्टेप 1 में वैल्यू कैलकुलेट की थी v0 उसके इक्वल आ जाएगी तो ओके है। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप्स हैं इनको वापस से रिपीट करेंगे और एटलीस्ट 3 ट्रायल लेंगे। क्या लेंगे, एटलीस्ट 3 ट्रायल लेंगे। आगे आ जाइए, कैनेडी हैड रिकमेंडेड टू यूज़ चैटिस इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मीन वेलोसिटी। तो कैनेडी ने बोला कि तुमको अगर वेलोसिटी निकालनी है चैटिस की इक्वेशन को यूज़ में ले लीजिए। उसके बाद आगे क्या है, आगे आते हैं, ये बता चुका हूँ पहले आपको मैं कि डिस्चार्ज दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ट्रायल डेप्थ है। अब आगे आ जाइए, देखो इफ़ द वैल्यू ऑफ बैड स्लोप इज़ नॉट गिवन, अगर मान लो वैल्यू मतलब बैड स्लोप की वैल्यू दी हुई है देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर बैड स्लोप की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि बैड स्लोप की वैल्यू 1/3500 to 1/5000 के बीच में होगी, ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ n भी नहीं दी गई है तो भी हम वैल्यू ऑफ n को टेबल दी हुई है इसके रिस्पेक्ट में, आपको ये आपको याद रखना नहीं है, वैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि वैल्यू ऑफ n अगर 0.022 से 0.025 के बीच में है दैट विल बी फॉर गुड अर्दन चैनल। अगर वैल्यू ऑफ n 0.025 to 0.030 के बीच में है देन इट विल बी फॉर अर्दन चैनल। और अगर वैल्यू ऑफ n 0.015 से 0.018 के बीच में है दैट विल बी फॉर कंक्रीटिंग लाइन चैनल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, आपको टेबल याद करने की नीड नहीं है, स्टिल कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए ये रहा, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। तो आई होप आपको डिज़ाइन स्टेप सारे क्लियर होंगे ये डिज़ाइन स्टेप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे डिज़ाइन स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे 1 by 1। आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए जैसे मैंने समझाया है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों को प्रॉपर ऑनलाइन जो हम पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी।
एंड स्टे एट योर होम, स्टे हैप्पी। और ये जो पैंडेमिक चल रहा है, दिस इज़ सेम फॉर एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।